हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मिनरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का 5th पार्ट देखेंगे। तो पहले के जो पार्ट्स है उसमें हमने मिनरल्स के बारे में जाना, मिनरल्स के ओनरशिप के बारे में जाना कि किसके अगर किसी को मिनरल्स मिल जाता है किसी लोकेशन पे तो किसके ऊपर किसको बिलोंग करेगा। फिर मिनरल्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज है उसके बारे में हमने जाना। फिर आगे बढ़ते हुए हमने जो है जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो अवेलेबल है हमारे इंडिया में उनके बारे में जाना। फिर उन मिनरल्स के बारे में जानने के बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जाना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को जानते हुए हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लिया था। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है इंडिया में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो पूरा इंडिया है, इंडिया में कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे क्या है, एक इंडस्ट्री सेटअप हुई, फिर वहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर, फैसिलिटीज अवेलेबल होने के कारण जो है इंडस्ट्रीज धीरे धीरे वहाँ पे सेटअप होने लगी और बड़ी सिटीज वहाँ पे सेटअप होने लगे। तो उन मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में हमको जानना है। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज दैट वंस फ्यू इंडस्ट्री डेवलप in a place then many others get attracted to the same location. This is because skilled labor, transportation, spare part, trade, facilities, etc. become available at the location. तो अगर हम ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि जब एक दो तीन इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप होती है, फ्यू इंडस्ट्रीज मतलब कुछ इंडस्ट्री जब वहाँ पे सेटअप होती है, डेवलप होती है एक प्लेस में, तो अदर्स भी वहाँ पे सोचते हैं कि हम भी वहाँ पे जाके, जो कैपिटलिस्ट है जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमको भी उस सेम लोकेशन में जाके जो है हमारी भी इंडस्ट्री सेटअप कर लेनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस जगह पे क्या है, स्किल्ड लेबर्स है। ऐसे लेबर्स, स्किल्ड लेबर्स मतलब जिनको काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स जो है, रॉ मटेरियल जो वहाँ पे है वो अवेलेबल है, ट्रेड की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, व्यापार वहाँ पे हो सकता है ऐसे लोकेशंस पे। तो इसका नतीजा क्या होता है, एज अ रिजल्ट मतलब इसका नतीजा क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेंटर टर्न इनटू लार्ज सिटीज एंड स्प्रेड इनटू नियर बाय एरिया। दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप। द गवर्नमेंट पॉलिसी हेल्प टू डेवलप सच रीजन्स। तो अब इसका नतीजा क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है वो धीरे धीरे अभी वहाँ पे काम करने वाले लोग रह रहे हैं, वहाँ पे घर बन रहा है, ठीक है, काम करने वाले लोग इनके लिए क्वार्टर्स बनेंगे या तो फिर वो खुद के मतलब घर बना के रहेंगे। तो इससे क्या होते जाता है, वो धीरे धीरे एरिया क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है और सिटीज का रूप, बड़ी बड़ी सिटीज का रूप ले लेता है और ये धीरे धीरे बहुत एक नियर बाई एरियाज में स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होते हैं और गवर्नमेंट ने भी कई पॉलिसीज बना के रखी है जो हेल्प करते हैं कि इस तरीके के जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है उसको डेवलप करने के लिए। When a particular industry develop at a fast pace, keeping in mind the locally available resources, then that area is called industrial region. तो जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप होती है और फास्ट पेस है ना, एक लगातार जो है उन्नति करते जाती है, एक गति के साथ बढ़ते जाती है और वहाँ जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस उसको यूज़ करके एक अच्छी इंडस्ट्री बन जाती है, तो उसी रीजन को इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। तो फॉलोइंग जो है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में। तो फर्स्ट है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, बैंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गुटनूर इंडस्ट्रियल रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन एंड कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। तो यहाँ पे एन एक मिसिंग है। ओके तो सबसे पहले हम क्या है, वन बाय वन ये सारे रीजन्स को जानेंगे, इसलिए हम इसको क्या है एक नए वीडियो लेक्चर में कवर अप कर रहे हैं। तो देखिए हमने इस चैप्टर के 5 पार्ट्स डिस्कस किए। अब 5 पार्ट्स डिस्कस करने का मतलब क्या है, क्यों इतना मैं लंबा खींचती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक लाइन का मतलब पता रहे, ताकि आपको पता तो चले, समझ में तो आए कि क्या लिखा हुआ है। अरे भाई रट्टा मारने वाला तो अब सिचुएशन रहा नहीं कि हमको आंसर्स पता चलेंगे तो हम रट लेंगे तो हमको पूरा याद हो जाएगा। हमको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। अगर आपको चैप्टर क्लियर होगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी आंसर आए आप उसको ईजिली आंसर कर सकेंगे।
चैप्टर्स है सारे जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सब कवर अप होने के बाद मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी 10th क्लास के लिए, और साथ ही साथ मैं ये करूंगी कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी होने वाली है, तो इसलिए अगर आपको ये सारे अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस आएंगे, पब्लिश होंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। तो मुंबई और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये जो रीजन है ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है? नासिक, सोलापुर, ऑफ विच मुंबई, थाने, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोलाबा, अहमदाबाद, सतारा, संगली, जालगांव डिस्ट्रिक्ट्स आर अ पार्ट। तो ये सारे जो रीजन्स है इसके पार्ट है। इंडस्ट्रीज हैव grown at a rapid pace in this region. Mumbai is a commercial capital of India and very important port. तो यहाँ पे ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स है ये इस मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन का हिस्सा है, और इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे क्या है? रैपिड मतलब लगातार जो है लगातार गति से इस रीजन में क्या होते जा रहे हैं? डेवलप्ड होते जा रहे हैं। तो मुंबई क्या है? कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का। क्या है मुंबई? कमर्शियल कैपिटल है और एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है। कमर्शियल कैपिटल का क्या मतलब होता है? जो एक्चुअल कैपिटल है वो क्या है? दिल्ली है। और अगर हम कमर्शियल कैपिटल बोले या फाइनेंशियल कैपिटल बोले कि जहाँ से ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब भी क्या होता है? जहाँ पे व्यापार ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा ये माना जाता है कि मुंबई कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का। तो दिस रीजन इज नॉन एज इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीजन। तो इस रीजन को क्या कहा जाता है? इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल region. So seeds of this growth are sown in 1774 when British began construction of a port in Mumbai. Second phase of development began in 1854 when Kawas G. Dabur set up first modern cotton textile mill. Soon Mumbai became India's first largest cotton textile producing center of India. तो इसकी बीज, ठीक है, इसको जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल रीजन कैसे बनाया गया? तो इसकी जो बीज है मतलब इसकी जो शुरुआत है, यहाँ पे सीड्स मतलब कोई बीज नहीं बो रहा है, यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है इसका कि इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1774 में, जब ब्रिटिश ने क्या किया? मुंबई को जो है पोर्ट बनाना चालू किया। पोर्ट क्या है? बंदरगाह बनाना चालू किया। और उसके बाद सेकेंड फेज कब आया इस डेवलपमेंट का? जब 1854 में कावस जी दाबर ने क्या किया? फर्स्ट जो है मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल, मतलब मॉडर्न जो मशीन्स से यूज करके जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है उसको एस्टेब्लिश किया, और धीरे धीरे देखते ही देखते जो है जल्द ही मुंबई क्या हो गया? इंडिया का लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर बन गया। In 1955, India's first atomic power plant was set up at Trombay near Mumbai. Its objective was to make available इलेक्ट्रिक पावर। अब 1955 में इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो सेटअप हुआ कहाँ? त्रॉम्बे नियर मुंबई में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका जनरेशन करना। इन 1961-62-66 एज अ पार्ट ऑफ इंडिया थर्ड 5-year प्लान, एशियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेटअप एट तारापुर। तो देखो जब 1961-66 में इंडिया का थर्ड 5-year प्लान, तो 5-year प्लान क्यों बनाए जाते हैं? जो ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ है उसका एनालिसिस करने के लिए, उसको गति देने के लिए जो है हर 5 साल में 5-year प्लान बनाए जाते हैं। तो इंडिया का जो थर्ड 5-year प्लान था जो 61-62 में एग्जीक्यूट हुआ था, उस समय इंडिया का नहीं पूरा एशिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे सेटअप हुआ था? तारापुर में। The chemical industry began to develop in 1967. Petroleum production began at Mumbai High Petroleum Field in 1976. अब केमिकल इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई 1967 में, जब पेट्रोलियम प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ मुंबई हाई पेट्रोलियम में 1976 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। अब भाई जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे बन रही है, जैसे टेक्सटाइल बन गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल में क्या हो रहा है? कपड़े बन रहे हैं, प्लेन कपड़ा बन रहा है, डिजाइन कपड़े बन रहे हैं। तो उसके बाद जो है उसके बाद ये हम एज्यूम करेंगे कि जो उससे फैब्रिक जो बना है उससे हम शर्ट्स, कुर्तीज ये सब बने। उसके बाद देखिए जैसे केमिकल है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैसे ही पेट्रोलियम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिश होने के साथ ही साथ में दूसरी इंडस्ट्रीज भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश होने लगी। द रीजन टुडे हैज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज इंजीनियरिंग गुड्स,
petroleum processing, petrochemical, leather, plastic, medicine, fertilizer, electrical, shipbuilding, electronics, soap, vegetable oil, automobiles, garment, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, साइकिल, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो इतनी सारी वेराइटीज की इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए एक रीजन पे होती है, इसलिए इस रीजन को इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। तो लार्ज एंड फेमस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और अगर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा और फेमस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी है, यहाँ पे लोकेटेड है मुंबई में। तो इंडिया को कोई चीज़ के लिए जाने ना जाने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग बॉलीवुड के लिए ज़रूर जानते हैं। तो अब नेक्स्ट हमको देखना है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। तो हुगली कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ दिस रीजन हैज़ मच स्लोअर देन मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, बट इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल जोन। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम कंपेयर करें मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन से, तो कुछ हद तक क्या है, ये थोड़ा धीमे चला है। स्लोअर मतलब धीमे चला है, धीमी गति से हुआ है, लेकिन इंडिया का ये फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल जोन है। तो दिस रीजन एक्सटेंड एज ए नैरो बेल्ट रनिंग अलोंग द रिवर हुगली विद कोलकाता हावड़ा एज इट्स न्यूक्लियस। हुगली इज द स्पाइन ऑफ दिस रीजन। तो अगर हम देखें तो ये जो रीजन है ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? एक नैरो बेल्ट है जो रिवर हुगली है उसके साइड बाई साइड में ये एक्सिक्यूट हो रहा है। तो कोलकाता जो हावड़ा है ये इसका न्यूक्लियस है, और हुगली इसका स्पाइन कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंस है ये कोलकाता हावड़ा जो है और हुगली। The industrial development began in this region between 1960 to 94 when an inland river port was developed on river Hooghly. Development of this port made Kolkata a leading industrial center in this region. अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? 1962 से 94 के बीच में एक इनलैंड रिवर पोर्ट है वो डेवलप हुआ कहाँ पे? रिवर हुगली में। ठीक है, रिवर हुगली में। और इसके डेवलपमेंट के बाद जो ये रिवर पोर्ट बनने के बाद, रिवर पोर्ट मतलब बंदरगाह, इसको बनने के बाद जो कोलकाता है एक लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो बन गया। तो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स इस रीजन में क्या है? हल्दिया, श्रीरामपुर, रिश्रा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नाइहाती, टीटागढ़, सोदेपुर, बंसबंज, बिरलांगार, बंसवारिया। ठीक है, ये सारे रीजन्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड है। मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन दिस रीजन, बट जूट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री होगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई, लेकिन जूट क्या है उस समय का ये इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री था। सो 70% ऑफ जूट प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन दिस रीजन। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 द रीजन फेस सम ईयर्स अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ जूट एज मोस्ट ऑफ द जूट ग्रोइंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश। अब 70% जो जूट प्रोडक्ट्स हैं इस रीजन में यहीं से आते थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, तो जो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग जो एरियाज थे वो बांग्लादेश में चले गए, और बांग्लादेश में जाने के बाद कुछ साल तक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई रॉ मटेरियल्स को लेकर। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय ग्रेजुअली increasing home production of jute. Kolkata and Titagarh have 25 factories that produce high-end कॉटन टेक्सटाइल्स। अब ये जो प्रॉब्लम है जिसमें जो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग जो रीजन्स हैं वो बांग्लादेश चले गए थे, तो उसको धीरे धीरे इन्होंने सॉल्व कर लिया, और यहीं पे ही जो है जूट का प्रोडक्शन वो करने लग गए, होम प्रोडक्शन होने लगा, मतलब इंडिया में या जो कोलकाता के आसपास के रीजन में। अब कोलकाता और तीतागढ़ यहाँ पे 25 फैक्ट्रीज है जहाँ पे फाइन क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स बनते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय मेनी एज द बेस्ट रीजन फॉर इंजीनियरिंग गुड्स इन इंडिया। तो अगर हम देखें तो ये एक बेस्ट रीजन भी है जहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स बनते हैं। तो डीजल और इलेक्ट्रिक पंप सेट, ठीक है, अगर हम इंजीनियरिंग गुड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि डीजल इंजन वाला हो गया प्रोडक्ट हो गया, जो मशीन्स बोल सकते हैं ना, जो मशीन इंडस्ट्रीज में यूज होती है, फैक्ट्रीज में यूज होती है, या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है, वैसे प्रोडक्ट्स। तो डीजल और इलेक्ट्रिक पंप सेट हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, फैंस हो गए, कार्स हो गए, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सारी चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। देखिए कंप्यूटर्स भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो इंडियाज अर्लीस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड वॉज लोकेटेड एट उत्तरपाड़ा, गार्डन रिच
शिप बिल्डिंग कंपनी मेक्स अ वैरायटी ऑफ वॉरशिप, कार्गो शिप, फिशिंग ट्रैवलर्स. हल्दिया is being developed as India's largest oil refinery center and petrochemical center. तो ये सारे जो हैं ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. तो कार मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे कार बनता था HML हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये भी यहीं पे है इसी इंडस्ट्रियल रीजन में उत्तरपाड़ा में. अगर हम ये देखें कि जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कंपनी है, ये अलग अलग तरीके से क्या है वॉरशिप्स बनाती है. वॉरशिप्स मतलब जिस शिप को यूज करके हम लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, हम नहीं मतलब जो नेवी के लोग हैं वो लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं. कार्गो शिप्स में भी बनते हैं, जो शिप्स कार्गो शिप्स का मतलब है जो शिप्स जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं उन्हें कार्गो शिप्स कहा जाता है. फिश ट्रैवलर छोटी तरीके के शिप्स होते हैं जिसमें जो है मछुआरे जो है शिप मछलियां पकड़ने का काम करते हैं. वैसे ही हल्दिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर है जहां पे ऑयल को रिफाइन करके ऑयल बनाया जाता है और पेट्रोकेमिकल सेंटर भी होता है. नेक्स्ट हमको देखना है बैंगलोर कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन. तो बैंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड कोयम्बटूर इज द चीफ इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, तो बैंगलोर कैपिटल है कर्नाटका का, वैसे ही कोयम्बटूर भी कैपिटल है तमिलनाडु का और एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन लॉन्ग स्ट्रिप बिटवीन the two cities. The region is the chief producer of cotton. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये इस पूरे रीजन में जो ये 2 सिटीज का रीजन है बैंगलोर से लेके कोयम्बटूर तक वहाँ पे हुआ है. और इसका इस रीजन का चीफ प्रोड्यूसर क्या है, कॉटन. ठीक है, तो स्मॉल गारमेंट यूनिट्स हैव स्प्रंग अप इन टाउन्स एंड विलेजेस इन दिस रीजन. तो छोटे छोटे गारमेंट्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो बन चुके हैं, वो सेटअप हो चुके हैं टाउन्स और विलेजेस में. तो कॉटन टेक्सटाइल इज प्राइम इंडस्ट्री. जो कॉटन टेक्सटाइल है वो प्राइम इंडस्ट्री है इस रीजन का. तो 20% ऑफ ऑल yarn produced in India is produced in तमिलनाडु. तो अगर हम देखें इंडिया का, तो इंडिया का जो 20% ऑफ यार्न है, जो धागे हैं, वो कहाँ बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं. कोयम्बटूर हैज 91 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. तो अगर आप कभी कोयम्बटूर विजिट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉटन टेक्सटाइल्स के मिल्स हैं. 91 कुछ हमने देखे हैं, मैंने भी विजिट किया है कोयम्बटूर, तो वहाँ पे कुछ है कुछ मैंने देखा जो फेमस थे. तो 91 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है. बैंगलोर इज नॉन फॉर इट्स मैनी ऑफ इट्स इंडस्ट्री. और अगर हम बैंगलोर की बात करें तो वहाँ नाना प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं. तो जैसे कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान टेलीफोन लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर इक्विपमेंट, इन्फोसिस, विप्रो लिमिटेड. तो बैंगलोर हैज डेवलप्ड एज इंडियाज चीफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर. तो IT हब भी कहा जाता है. तो बैंगलोर में बहुत सारी IT और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेस्ड और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी हैं. और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी है बैंगलोर में जो अलग अलग इक्विपमेंट्स मशीन्स वगैरह बनाती हैं. तो अदर देन इंडस्ट्री द रीजन हैज बस बॉडी बिल्डिंग. ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्रीज के अलावा भी देखिए कहाँ क्या क्या है. बस की जो बॉडीज बनती है वो इंडस्ट्री है, ग्लास प्रोडक्ट की है, चाइना क्रॉकरी की है, कॉटन के जो गारमेंट्स बनते हैं, गारमेंट्स मतलब कपड़े बनते हैं, रेल कोच जो बनती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज भी हैं. और इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोलियम प्रोसेसिंग यूनिट चेन्नई में है. ठीक है, तो इंडिया की लार्जेस्ट हम ऑयल रिफाइनरी बोले जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जो तेल निकाला जाता है. और पेट्रोलियम प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, चेन्नई में. और सेलम जो है वहाँ पे बहुत बड़ा स्टील प्लांट है और फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट भी है. अब जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानना है. तो हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. तो अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज वर्क अराउंड द क्लॉक. हाउ डज दिस हैपन. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जो पूरे मतलब दिन भर काम चलता है इनका IT कंपनीज का. तो ऐसा कैसे होता है. तो कंपनीज जो है जैसे कि न्यूयॉर्क USA ये टाई अप कर लेती है कई कंपनीज जो बैंगलोर में है. तो इंडिया टू वर्क टुगेदर ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो कंपनीज बहुत सारी जो है जो न्यूयॉर्क USA मलेशिया और भी अलग अलग जो कंट्रीज के हैं, ये जो टाई अप किससे कर लेती है, बैंगलोर की जो कंपनीज है, या फिर अपना कोई सेटअप यहाँ पे खोल के रखते हैं वो, जिससे जो है इंडिया जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में साथ में वर्क करे. जब डे टाइम होता है, व्हेन इट्स डे टाइम इन बैंगलोर इट्स मिडनाइट इन अमेरिका, व्हेन इट्स डे टाइम इन न्यूयॉर्क इट्स नाइट टाइम इन बैंगलोर. तो जब दिन में होता है बैंगलोर में तब रात होती है, मिडनाइट होता है अमेरिका में. जब दिन होता है न्यूयॉर्क में तब नाइट होता है बैंगलोर में. तो पीपल वर्क इन शिफ्ट टू रिजॉल्व दिस
प्रॉब्लम इन टाइम डिफरेंस। तो लोगों को शिफ्ट में वर्क करने की जरूरत होती है ताकि जो टाइम डिफरेंस है उसको वो रिजॉल्व करें। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे IT सेक्टर में जो काम करते हैं, मोस्टली जो BPO में काम करते हैं, उनको शिफ्ट वाइज वर्क करना पड़ता है ताकि काम जो है रुके नहीं। क्योंकि अमेरिका में जो बैठा हुआ इंडस्ट्री जो भी कंपनी का ओनर है वो ये नहीं देखेगा कि इंडिया में क्या टाइम चल रहा है, उसको तो अपने टाइम के हिसाब से यहाँ के लोगों को काम कराना है। तो ऐसी कंपनीज में जो काम करते हैं, जो न्यूयॉर्क, जो फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं, उनकी सैलरी जो है वो भी उस तरीके से ज़्यादा होती है क्योंकि उनको डॉलर्स में पैसे पेमेंट में मिलते हैं, तो उनकी सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मेक्स इट पॉसिबल टू वर्क एंड कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। इट्स लाइक वर्किंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर ऑफिस व्हेन यू आर एक्चुअली हाफ वे अराउंड द ग्लोब। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, लोग अपने जो पॉसिबल है वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे देश के जो लोग हैं उनसे साथ में, और अपने टाइमिंग के हिसाब से, उनके टाइमिंग के हिसाब से जो है वर्क कर सकते हैं। तो ग्लोबली हम वर्क कर रहे हैं, मतलब एक ग्लोबलाइजेशन आप इसको मान सकते हैं। हम दूसरी कंपनीज को भी साथ लेके काम कर रहे हैं। तो दिस इंडस्ट्रीज हैव टोटली ग्लोबलाइज्ड। तो जैसे कि मैंने बताया टोटली ग्लोबलाइज्ड हो गया है आज की डेट में। कोई भी कंपनी जो है वहाँ यहाँ पे इंडिया में सेटअप करती है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और लोगों से काम वहाँ पे करवाती है। तो दिस हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस। द मेन फैक्टर दैट डिसाइड लोकेशन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब पॉसिबिलिटी क्यों हो रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के साथ में। तो आज अगर मैं अपने लैपटॉप में अगर कुछ काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, तो उसको मेरे को पास करना है अगर अमेरिका में बैठे हुए सर्वर में, तो ये बहुत ही ईजिली आज के डेट में हो जाता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, TFS है, GitHub है, उनसे हम जो है अपना जो वर्क है उसको ईजिली मर्ज कर सकते हैं दूसरों के वर्क के साथ में। यहाँ इंडिया में बैठे हुए हम जो अमेरिका में काम कर रहे हैं उसके वर्क के साथ हम उसको ईजिली मर्ज कर सकते हैं। तो ये अलग टॉपिक है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो यहाँ पे मेजर फैक्टर्स जो है जो डिसाइड करता है कि एक लोकेशन में इंडस्ट्री कब सेटअप होगी, तो वो क्या है, रिसोर्सेस होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए वो जगह, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हमको देखना है गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। द न्यूक्लियस ऑफ दिस रीजन लाइज बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज नॉन एज अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन। तो अब न्यूक्लियस मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल रीजन है, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला आपको पता होगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, हमेशा सेंटर में रहता है और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए ये न्यूक्लियस ऑफ दिस रीजन मतलब जो सेंटर है, कहा क्या है, अहमदाबाद और वडोदरा, इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है। तो मेन सेंटर्स कौन से हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो राजकोट, सूरत, वडोदरा, खेरा, आनंद, भरूच एंड गोधरा। तो अहमदाबाद हैज मोस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा क्या है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। और सूरत में और क्या है, डायमंड कटिंग, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो डेयरी भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो आनंद में है। और अहमदाबाद में इंजीनियरिंग, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन और अलग अलग इंडस्ट्रीज भी है। उसके बाद हमको छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में देखना है। तो दिस रीजन स्पैन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम द दामोदर वैली, सिंहभूम एंड उड़ीसा। तो ये पूरा रीजन कवर अप करता है वेस्ट बंगाल से लेके उड़ीसा तक। विच इज वाई इट इज नॉन एज रौलकेला जमशेदपुर इंडस्ट्रियल रीजन। और इसे और क्या कहा जाता है, रौलकेला जमशेदपुर रीजन भी कहा जाता है। तो सिंहभूम इज एबुडेंट इन आयरन ओर। तो सिंहभूम में आयरन ओर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल है, कॉपर है, यूरेनियम है, मैग्नीशियम है। और जो दामोदर वैली है वहाँ पे कोल अवेलेबल है। तो इसी कारण जो स्टील प्लांट्स है उसको सेटअप किया गया है जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, रौलकेला एंड बर्नपुर में। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी है, जैसे कि रांची में है, ठीक है। सीमेंट जो है वो दलमिया नगर और जलपा में है, और फर्टिलाइजर की सिंदरी में है। तो ये छोटा नागपुर जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद है विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। तो दिस इंडस्ट्रियल रीजन एक्सटेंड फ्रॉम विशाखापट्टनम टू प्रकाशम
प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन मेनली डिपेंड्स ऑन 2 पोर्ट्स। तो ये यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये 2 पोर्ट्स पे निर्भर है, एक तो विशाखापट्टनम में पोर्ट है और एक मछलीपट्टनम में पोर्ट है। तो पेट्रोलियम और कोल रिजर्व्स है यहाँ पे गोदावरी बेसिन में, इसके कारण जो है ये जो रीजन है लार्जेस्ट स्टील प्लांट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, विशाखापट्टनम प्रोड्यूसर्स, और ये विशाखापट्टनम जो है वॉरशिप भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए जो है इस रीजन में क्या है, सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो लिमिटेड है विशाखापट्टनम में जो है वो वॉरशिप्स जो है, जो लाई करने वाले जो शिप्स हैं वो बनाता है। और इस रीजन में टेक्सटाइल्स, जूट, पेपर, फर्टिलाइजर्स, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज भी है। तो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एल्नोर आर इन मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। उसके बाद हमको देखना है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये कहाँ से कहाँ है, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अंबाला, मथुरा, शहरानपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत एक्सेट्रा। तो गुड़गांव दिल्ली से पूरा मेरठ तक की इंडस्ट्रियल रीजन है। तो दिस रीजन इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम मिनरल एंड पावर रिसोर्स, देयरफॉर द इंडस्ट्रीज आर। तो ये जो रीजन है यहाँ पे कोई मिनरल और पावर रिसोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मोबाइल्स की है, स्पोर्ट्स के गुड्स की है, इलेक्ट्रिकल की है, हॉजरी की है, ट्रैक्टर्स की है, साइकिल्स की है, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की है। तो इतनी सारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे सेटअप है। तो आगरा एरिया में जो है ग्लास और लेदर की इंडस्ट्री है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, और फरीदाबाद में इंजीनियरिंग गुड की इंडस्ट्री है। फरीदाबाद में चूड़ियाँ भी अच्छी मिलती हैं। वैसे ही सरनारपुर में पेपर की इंडस्ट्री है। तो मेजर इंडस्ट्रीज जो है गुड़गांव में है वो है ऑटोमोबाइल, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसके बाद जो है कोल्लम, त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये जो रीजन है ये कहाँ पे है, जो कोस्टल बेल्ट है केरला का वहाँ पे लोकेटेड है, और ये कहाँ से कहाँ स्प्रेड ओवर है, त्रिवंतपुरम से लेके कोल्लम, आझापुझा एंड इर्नाकुलम, त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट तक। तो इस रीजन में ये जो है मिनरल बेल्ट जो है कंट्री से उससे दूर है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल सीन यहाँ पे है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है। तो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, रबर, पेपर, फिश प्रोसेसिंग, कॉटन फाइबर इंडस्ट्रीज जो है इस रीजन में पाई जाती है। उसके बाद है आपका दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये छत्तीसगढ़ में है, ये इंडिया के मेजर तो नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ का मेजर है, और यहाँ पे मेजर माइनिंग और माइन डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सेटअप हुआ था 3rd 5th ईयर प्लांट में, जो रशियन कोलैबोरेशन के साथ में, सोवियत कोलैबोरेशन मतलब रशियन कोलैबोरेशन के साथ में। तो भिलाई इज ऑन कोलकाता मुंबई रेल रूट इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो अगर हम भिलाई को देखें तो कोलकाता मुंबई का जो रेल रूट है वहाँ पे ये लोकेटेड है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तो आयरन ओर जो है इस प्लांट से जो सोर्स किया जाता है दलीराजरा के माइंस में, जो 97 किलोमीटर है भिलाई से। तो दलीराजरा मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया मेरा मायका है, तो दलीराजरा में मैं पली बड़ी हूँ। तो यहाँ पे आयरन ओर के माइंस है, मेरे पापा भी बीएसपी में काम करते थे, भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, जो कि दलीराजरा माइंस का जो सेक्शन था वहाँ पे वो काम करते थे। तो कोल जो है वो माइंस किया जाता है कोरबा से और झरिया झारखंड से, और अदर मिनरल्स भी हैं यहाँ पे, और स्मॉल यूनिट्स भी धीरे धीरे यहाँ पे बनते जा रहे हैं। तो मैप में हमको बताया गया है मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में। तो मुंबई पुणे वाला जो एरिया है ये हो गया। उसके बाद अगर हम हुगली वाला एरिया देखें तो ये हो गया 2nd नंबर पे। तो इस तरीके के 3rd नंबर पे बेंगलोर, कोयम्बटूर, तो ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद जो है in the area to supply spare parts and other items to steel plant। तो कुछ जो स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं और अदर आइटम्स के तो जो स्टील प्लांट्स में जिनकी ज़रूरत होती है वो यहाँ पे सेटअप हुए हैं। बिकॉज ऑफ द प्लांट मेनी स्टील रोलिंग मिल्स हैव स्प्रंग अप इन द एरिया। द रेल वैगन रिपेयर फैक्ट्री एट रायपुर वॉज ऑल्सो सेटअप बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील फ्रॉम द भिलाई स्टील प्लांट। तो इन स्टील के अवेलेबिलिटी के कारण रोलिंग मिल्स में जो स्टील की जो प्लांट्स हैं उसमें जो रोलिंग मिल्स हमको मिल रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, तो उसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो गई। उसका एक एग्जांपल है जो रेल वैगन, जो रेल की जो बोगी होती है उसकी रिपेयर की फैक्ट्री है रायपुर में, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील है वो भिलाई स्टील प्लांट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। द एरिया ऑल्सो हैज मेनी राइस मिल्स विच इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। अदर देन माइन बेस्ड इंडस्ट्री द रीजन ऑल्सो हैज मॉडर्न इंडस्ट्री सच एज केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इस एरिया में जो है राइस मिल्स भी अवेलेबल है, जो एग्रीकल्चर
बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाता है, और माइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी है, जैसे कि केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो फाउंडेशन जो है बाल्को, ठीक है, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी का, वो कोरबा में 27 नवंबर 1965 में उसकी नींव रखी गई थी, और इनका प्रोडक्शन जो है 7 में 1975 में स्टार्ट हो गया था। तो अदर देन कोरबा, अगर हम कोरबा से अलग बात करें तो बॉक्साइट जो है वो एविडेंटली अवेलेबल है माइन पॉइंट माइंस में, जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर हम देखें अराउंड अमरकंटक। तो बाल्को हैज कैपिटेटिव बॉक्साइट माइंस, तो बाल्को में भी जो है भारत एल्यूमिनियम जो कंपनी है वहां पे भी जो है बॉक्साइट के माइंस है। तो फुटका पहाड़ इन सरगुजा, कोरबा टुडे है 671 मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट। तो हसदेव रिवर दैट फ्लो अलोंग कोरबा प्रोवाइड्स वाटर फॉर द इंडस्ट्री। तो जो कोरबा से जो बहती हुई हसदेव रिवर जाती है वो पानी की जो पूर्ति है बाल्को के लिए उसको कवर अप करती है। तो देयर आर 6000 एम्प्लॉयज इन बाल्को टुडे, अगर हम बाल्को में देखें तो 6000 एम्प्लॉयज हैं। तो अदर देन बॉक्साइट दिस एरिया ऑल्सो हैज लार्ज कोल डिपॉजिट, द थर्मल पावर प्लांट हैज एस्टैब्लिश्ड एट टाइप ऑफ टू टैप दिस पोटेंशियल। तो अगर हम बॉक्साइट देखें, बॉक्साइट तो अवेलेबल है ही है, उसके साथ साथ लार्ज जो कोल डिपोजिट्स भी हैं, तो इसलिए एक थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश हुआ है ताकि ये जो कोल का जो पोटेंशियल है उसको यूज किया जाए। तो ये प्लांट जो है वो पावर सप्लाई देता है बाल्को को और स्टेट को, और हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सेंटर बनने के लिए। अलॉन्ग विद दिस द एरिया हैज, और इसके साथ साथ इस एरिया में क्या क्या है, सीमेंट, पेपर, पल्प, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल यूनिट्स भी हैं। तो हाउस होल्ड यूनिट्स दैट प्रोड्यूस तस्सार, यार्न एंड क्लॉथ डॉट द एरिया, और इसके साथ साथ जो तस्सार सिल्क है और जो कोसा सिल्क है वो भी यहाँ पे बनते हैं। तो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स इस एरिया में जो क्या है, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी, जामुल, मानदार, महासमुंद, कोरबा, चांपा होगा, ये उरला, धरसीवा, रायगढ़, गोपालपुर एंड सिरकिट्टी। तो ये सारे एरिया। तो with a view to push industrial development, the government in 2007 has decided to develop industrial corridor. तो अब जो है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने 2007 में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए। तो इसके अंतर्गत तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये जो प्रोजेक्ट है ये 8 लार्ज इन्वेस्टमेंट रीजन्स को डिक्लेयर किया गया है। तो इसके डिटेल्स है जैसे कि अहमदाबाद से ढोलावेरी है, फिर ये सारे रीजन्स के बारे में बताया गया है। तो अदर देन वी कैन हैव चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई बैंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सारे जो है रोड कनेक्टिविटीज बनाए गए हैं, कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बनाए गए हैं ताकि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट हो। अब इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होने के कारण जो है ऑन अ लार्ज स्केल एट वेरी लॉ स्केल, दिस मेक्स गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर एट रीजनेबल रेट्स। तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से क्या होता है, बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो एक साथ बनाया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, जो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट्स की वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है लोगों की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती कैसे, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से नई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग वहाँ काम करते हैं, लोगों के पास रोजगार रहता है तो पैसे आते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी लाइफ जो है वो बढ़ती है। उसके बाद डाइवर्स कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस विच मेक मेनी चॉइसेस टू द कस्टमर। अब अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप होने से काफ़ी सारे जो है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जिससे क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने से कंज्यूमर्स को बहुत सारे चॉइसेस भी मिलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट को, जैसे कि हमने देखा कि इंडस्ट्री सेटअप होने से, फैक्ट्री सेटअप होने से लोगों को रोजगार मिलता है, और लोगों को रोजगार मिलने से लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे सॉल्व हो जाती है। उसके बाद जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके बारे में हमको देखना है। यहाँ पे मैप में बताया गया है कि इस तरीके से जो है जो कॉरिडोर बनाया गया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटीज होते हैं ताकि
जो इजीली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जा सके, या तो जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो रिसोर्सेस आर यूटिलाइज एज रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज किया जाता है एक सस्टेनेबल मैनर में, ताकि जो है लोगों का ग्रोथ अच्छे से हो सके। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन से फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो भी होता है। उसके बाद हमको देखना है इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नॉट जस्ट एडवांटेजेस बट डिसएडवांटेज। अब दूसरा रूप भी हमको देखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से सिर्फ हमारा फायदा ही नहीं, कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जैसे कि इंडस्ट्रीज क्या यूज करते हैं, रॉ मटेरियल और पावर यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल्स ज़्यादा यूज करने से जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लॉटेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइज जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, मतलब जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो जो कचरा है, ठीक है, वेस्ट हम बोल सकते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, जिससे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। और आफ्टर अ पॉइंट लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, वाटर एक्सेट्रा बिकम एक्सपेंसिव। और कुछ टाइम के बाद जो है अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट, लेबर, पावर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। और सब टाइम कुछ समय के बाद क्या होता है, लेबर और ऑर्गेनाइज एंड नेगोशिएट एंड दिस लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ वर्क। और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है, लेबर्स जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं और अपनी डिमांड्स नेगोशिएट्स, मतलब अपनी डिमांड सामने रख देते हैं, जिसके कारण जो है काम कई बार बंद हो जाता है और फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऑल दिस फैक्टर प्रमोट इंडस्ट्री टू शिफ्ट इंडस्ट्री टू अदर लोकेशन। और इसके कारण, ये सारी चीज़ों के होने के कारण कई बार जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सोचते हैं कि अब हमको इस इंडस्ट्री को बंद करके दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। एट टाइम्स, और कुछ समय में ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रोक देती है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री को किसी टाउन या सिटी में, जिससे कि जो है वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्री जो है वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना, डिफरेंट इंडस्ट्रियल लोकेशंस के बारे में जाना, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स के बारे में जाना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में जाना। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली है और ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।